Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in this state of COVID-19 pandemic. As we guys know that boards are on their way and still the board hasn't declared any kind of dates for that. So it's my request that to get yourself prepared because CBSE can declare the एग्जामिनेशन शेड्यूल एनी टाइम. सो जो भी एग्जामिनेशन शेड्यूल बनता है आपको उसके लिए तैयार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड हम लोग सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे. इसके ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स मूव टू आवर एकेडमिक पार्ट. तो स्टूडेंट्स, in the 10th chapter of business studies 12th standard, till now we have covered up the meaning and concept of financial markets and their classifications. हमने क्लासिफिकेशन में प्राइमरी मार्केट समझे, सेकेंडरी मार्केट समझे, कैपिटल मार्केट समझे, ठीक है, एंड मनी मार्केट समझे. तो उसी टर्म्स में आज हम आए हैं अपने सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. अब स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है एक्चुअली? स्टॉक एक्सचेंज हम बहुत बार सुनते हैं कि शेयर ऊपर चला गया, शेयर नीचे आ गया. एग्जैक्टली होता क्या है? अब अभी एक सीरीज आई है स्कैम 1992. द स्कैम 1992 सीरीज इज ऑन द हर्षद मेहता हु डिड द फ्रॉड ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शेयर मार्केट. ठीक है. ये चीजें किस तरह से की उन्होंने? बिकॉज उनको शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, इंटरनल कंपनीज की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, प्राइसेस के अप डाउन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को और बेटर तरीके से समझने के लिए आप वो सीरीज जरूर देखें. काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. प्रतीक गांधी ने उसमें हर्षद मेहता की भूमिका निभाई है. तो अब हम देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. या तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और इट कुड बी द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इट इज एस्टेब्लिश्ड. The reason of its establishment is for the purpose of assisting, regulating and controlling. यानी कि क्यों इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस की हेल्प करती है ये किस चीज में? रेगुलेशन में एंड कंट्रोलिंग में. एंड इन रेगुलेशन ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो एक बार और डेफिनेशन देखते हैं इसकी. एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी. यानी कि बिजनेस की सिक्योरिटीज की डीलिंग्स एंड बाइंग, सेलिंग में कंट्रोलिंग एंड असिस्ट करने का काम करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज. प्रोसेस किस तरीके से काम करता है कि आपको मैंने बताया था एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसमें जो ओवरऑल कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज द शेयर और द इक्विटी. अब कोई कंपनी को अपने स्टॉक की ट्रेडिंग कराने के लिए उस कंपनी के स्टॉक, उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है. और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया में आपके दो स्टॉक एक्सचेंज है. एक है आपका बीएसई. बीएसई स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड है आपका एनएसई. एनएसई स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अब उनका प्राइस जो डिसाइड होता है शेयर का वो किस तरीके से होता है? बीएसई में उस बीएसई पे रजिस्टर्ड 330 की कंपनीज के प्राइस के अकॉर्डिंग ये शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है. और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसकी 50 की कंपनीज के प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है. अब शेयर का प्राइस ऊपर नीचे किस तरीके से जाता है? शेयर का प्राइस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी. अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर का प्राइस अप जाएगा. कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, स्टेबल है, तो शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा. और कंपनी इज इन लॉस, अगर कोई कंपनी लॉस में है तो उस चीज वो हमारा शेयर के प्राइस को गिरा देगा. तो शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले इन उतार चढ़ावों को हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर एंड बुल. ये ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर एंड बुल. आगे बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में, जितने भी कॉमर्शियल एग्जाम्स होते हैं सीए में, ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर एंड बुल? कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर बुल इज द कॉन्सेप्ट दैट डिनोट्स द
बूम एंड रिसेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बूम एंड रिसेशन को शो करने वाला कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर एंड बुल। अब बेयर का मतलब भालू एंड बुल का मतलब बैल। अब बेयर क्या शो करता है? बेयर शोज द रिसेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में रिसेशन को शो करने का काम होता है बेयर का, एंड बुल का काम क्या है? बुल मार्केट में बूम को शो करता है। बुल मार्केट में बूम को शो करता है एंड बेयर मार्केट में रिसेशन को शो करता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस भी हैं, उन फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस दैट स्टॉक एक्सचेंज प्लेस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला जो फंक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। That stock exchange act as the economic barometer for the country। ठीक है, अब इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम बैरोमीटर पढ़ रहे हैं, बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है, दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे? इकोनॉमिक बैरोमीटर इस तरह से दैट द स्टॉक एक्सचेंज इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी पर किसी भी तरह कोई दबाव पड़ता है, कोई डिमांड सप्लाई में कोई कमी हो गई या कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी को आ रही है या इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट किसमें पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज में पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज या तो आपको प्लस में चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग, या आपका माइनस में चला जाएगा। यानी इकोनॉमी आपकी दबाव में चल रही है, जैसे कि कोविड-19 है। कोविड-19 की सिचुएशन में पिछले 6 महीने से क्या था? इकोनॉमी में दबाव में चल रही थी, प्रोडक्ट्स की डिमांड तो ज्यादा थी लेकिन सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे थे। तो उस चीज का भी शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कहीं कोई वॉर होती है, कहीं कोई तूफान आता है, तो इन सारी चीजों का भी शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया दैट स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री बिकॉज इट शोज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड व्हाटएवर द इकोनॉमी इज फेसिंग दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। कंट्री किसी भी मुसीबत से जूझ रही है या कंट्री किसी कुछ बहुत बेटर फेज से जूझ रही है, इसका सीधा इंपैक्ट, इसकी डायरेक्ट सेंसिटिविटी होती है उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अब स्टॉक मार्केट क्या करता है? प्राइसिंग कैसे होती है स्टॉक मार्केट पे? मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग होती है वो किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे होती है। कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो यानी कि उसके शेयर की डिमांड ज्यादा होगी। अब आपको ध्यान हो कि अभी रिसेंटली एक न्यूज है, अभी की क्या न्यूज है, कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की न्यूज है कि अ गाय इन्वेस्टेड ओनली 10,000 रुपीज इन विप्रो इन ईयर 1980। एक पर्सन ने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आज 2020 में उसका वो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हैज टर्न्ड आउट टू बी ह्यूपिंग 535 करोड़। 40 साल में 10,000 रुपए 535 करोड़ बन गए भाई साहब। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज विप्रो प्रॉफिट अर्न कर रही है। विप्रो के ऑपरेशन, विप्रो आपका टेक जायंट है, विप्रो का आपका ऑयलिंग का काम है, एवरीथिंग विप्रो इज इन। तो यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, उसके शेयर की डिमांड है, और अगर शेयर की डिमांड है तो प्राइस है। दैट इज अ बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट वी ऑलरेडी नो बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर अस। तो हम ये चीजें ऑलरेडी जानते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड सप्लाई किस तरह से आपके प्राइस के हाइक एंड उसके लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये था हमारा पॉइंट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जब यहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में न्यूमरस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड है, सर गारंटी क्या है? व्हाट इज द गारंटी अबाउट द सेफ्टी? बेटा आई कैन अश्योर यू अबाउट द गारंटी ऑफ द सेफ्टी। मैं रिस्क फैक्टर की सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने इन्वेस्ट किया तो मैं आपको रिस्क फैक्टर से बचा लूंगा, नहीं, मैं आपको रिस्क फैक्टर से नहीं बता सकता, बट आई कैन सेव यू फ्रॉम एनी फ्रॉडलेंट और एनी इलीगल एक्टिविटी बिकॉज ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर
and listed in stock exchange and they are regulated by SEBI. SEBI स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो SEBI रजिस्टर्ड कंपनीज है, SEBI अप्रूवल कंपनीज है, उन्हीं कंपनीज, वही कंपनी किसी कंट्री के या इंडिया के स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड होते हैं। हर कंट्री के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है, जो अप्रूव करता है, रेगुलेट करता है, उनको वॉच करता है। SEBI एक्ट करता है एज अ वॉचडॉग फॉर द कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो सेफ्टी की गारंटी मैं देता हूं आपको, मैं नहीं, सरकार दे रही है। अब मुझसे नहीं मांगने आना बाद में क्लास में कि सर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे पास आ जाओ, नहीं। आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी ऑफ एनीथिंग, आई मींस गवर्नमेंट इज गिविंग, बिकॉज गवर्नमेंट इज वॉचिंग एवरी सिंगल एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अंडर द हेड ऑफ SEBI। SEBI पढ़ेंगे अभी हम। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भैया देखो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट करेगी, बिकॉज ये आपकी कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाने का काम भी तो कर रही है। लोगों में एक फीलिंग डेवलपमेंट हो रही है, क्या, इन्वेस्ट करो, पैसा अर्न करो। ब्रोकर्स पैसा अर्न कर रहे हैं, जितना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतने ज्यादा ये अर्न करेंगे, ये अर्न करेंगे तो आप अर्न करेंगे, आप अर्न करेंगे तो ब्रोकर अर्न करेगा, एंड इट विल डायरेक्टली इंक्रीज द GDP एंड द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। और जब कंट्री की नेशनल इनकम एंड GDP इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इट विल लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट सेज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे सर ये इक्विटी कल्ट है क्या, व्हाट इज द इक्विटी कल्ट? इक्विटी मींस ओनरशिप शेयर्स, ओनरशिप इन्वेस्टिंग। अब किसी कंपनी के शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो यानी कि एक ऐसा सिनेरियो बनाना, ठीक है, यानी कि ऐसा मोटिवेट करना लोगों को, किसी कंट्री के लोगों को, कि उनको ओनरशिप इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। बिकॉज लोग डरते हैं, शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, शेयर मार्केट को डरते हैं कि भैया पैसा डूब जाएगा। भैया पैसा नहीं डूबेगा। अगर आपको नॉलेज होगी तो हर्षद मेहता ने उस टाइम पे 4000 करोड़ का घोटाला किया था, अराउंड 1992 ना, स्कैम 1992। वो 4000 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ है। एंड 40,000 करोड़ का एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा पता है? एस्टिमेट करके बताइएगा कितने $1 मिलियन होते हैं, ठीक है। $1 मिलियन के लिए मैं बता दूं, एग्जैक्ट 7 करोड़ 30 लाख रुपए अमाउंट होता है $1 मिलियन का, ठीक है। एस्टिमेट करना और सोचना कितने $1 मिलियन हैं। डॉलर्स क्यों बोल रहा हूं? इंटरनेशनल करेंसी है, एवैल्यूएशन में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर से आपका ओनरशिप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन है क्या? स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, ठीक है। अब अल्टीमेटली सब कुछ रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है। सट्टे का मतलब यहां पे हम लीगल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, सट्टे का मतलब हम रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं। means the stock exchange will motivate you towards investing in such field where just bearing the small amount of risk you can get very good amount of return. So that's how we are talking about speculation. We don't mean about some illegal activity or not, we are meaning about the risk factor. You will have to take the risk factor in terms of earning the profit. पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है तो भैया रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। धरे रहो अपनी कैपिटल को अपने पास रख के, वो पड़ी रहेगी आपके पास एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस। इसके बाद आता है हमारा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का टर्म मतलब क्या है भैया? क्या लिक्विड, क्या की बात कर रहे हैं हम? आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड मींस मनी। हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मनी हमारे लिए मनी नहीं है, मनी को हम लिक्विडिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिक्विडिटी टर्म का मतलब है हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज हमें एक बिलीव है कि हम जो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम उसकी डीलिंग कर रहे हैं, वो एनी टाइम कैश में कन्वर्ट कराई जा सकती है। तो स्टॉक मार्केट आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करने की, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन। Under the liquidation, stock market provides you the opportunity
so that you can convert your securities into cash anytime by selling or dealing in them. ठीक है, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 8, बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल। अब भैया देखो, अलोकेशन ऑफ कैपिटल का मतलब जो आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको इस तरीके से अलोकेट किया जाए, सो दैट कुड गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, एंड हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। आप पैसे को अलोकेट कीजिए स्टॉक एक्सचेंज में। डेफिनेटली इफ यू हैव माइंड, यू हैव नॉलेज, यू विल डेफिनेटली हैव द बेटर एंड इवन द बेस्ट रिटर्न। एग्जांपल दिया था मैंने। इसके बाद प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग। इंडिया के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सेव तो करना जानते हैं, लेकिन वो सेविंग को बढ़ाना नहीं जानते। आपने सेव कर लिया, बट ऐसा पैसा आपके किसी काम का नहीं है जो सेव होकर आपकी तिजोरियों में पड़ा रहे। तो स्टॉक एक्सचेंज ने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, एंड ये करता भी है दैट यू शुड टेक आउट योर मनी एंड इवन इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स वेयर यू कैन अर्न द प्रॉफिट ऑफ दैट। वो असेट, आपका जो मनी जो असेट है वो वेस्ट नहीं पड़ा रहना चाहिए, बिकॉज आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये चीज सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी कंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, इन द स्लाइड्स पार्ट ऑफ द वीडियो, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ ट्रेडिंग वर्क्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से एक आम आदमी स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर ट्रेडिंग कर सकता है, शेयर परचेस कर सकता है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए लेट्स previous part of the video we got to learn about the concept of stock exchange and how stock exchange works and the major functions of stock exchange. In today's video we will learn about the ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में स्टॉक मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो दो टाइप का होता है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपनीज के एग्जांपल जैसे मैं दूँ आपको, एनएसई एंड बीएसई में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, आईटीसी हो गया, डीएलएफ हो गया, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं कि किस तरह की कंपनियां, किस तरह की कंपनीज, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपके रजिस्टर्ड होते हैं एनएसई एंड बीएसईज में। अब स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन के बाद यू माइट हैव वन क्वेश्चन इन योर माइंड, सर इफ आई हैव टू डू ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं अपना पैसा, मेरे पास सरप्लस है, इफ आई वांट टू यूज दैट सरप्लस इन द स्टॉक ट्रेडिंग, तो किस तरह से एक नॉर्मल आदमी, किस तरह से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, और व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट वन हैज टू फॉलो व्हाइल ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर साइकिल है, वो साइकिल आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला ये साइकिल आपका स्टार्ट होगा, एक मिनट, लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। ये साइकिल आपका स्टार्ट होगा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे डिपॉजिटरी के पास, फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बाद आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, उसका प्राइस वगैरह चेक करने के बाद देन एट लास्ट आपका सेटलमेंट किया जाएगा शेयर का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इस साइकिल की स्टडी कर लेते हैं कि ये साइकिल, ये पूरा सिस्टम किस तरीकों से काम करता है, ये एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल सिलेक्ट अ ब्रोकर। ठीक है, देखिए या तो आप खुद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, या फिर आप ब्रोकर, ठीक है, आप ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे अपने। ब्रोकर का मतलब होता है जो वो पर्सन जो आपको शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर। ब्रोकर इन्वेस्टर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को या तो सेल करता है या परचेज करता है, और ये पॉसिबल, और मार्केट में ये जो ब्रोकर होते हैं ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, एंड सेबी होते हैं आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट बॉडीज। ब्रोकर का मतलब कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, ब्रोकर आपका पर्सन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है। तो सबसे पहला ऑर्डर होता है, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ठीक है, अब बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर to registered broker investor has to provide other details and information। अब ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रोकर को अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका
रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स एटसेट्रा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एंड दैट ब्रोकर मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप है आपका ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अब यहाँ पे यू माइट हैव बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमैट। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, और बेनिफिशियल ओनर। अब इसका मतलब क्या है, ये कोई इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या किसी भी बैंक में, क्यों, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए। और इस अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं वो आपकी फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड रहती हैं। तो ये होता है आपका डीमैट अकाउंट, ठीक है, यानी सबसे पहले आपको किसी बैंक में जाके डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट ओपन विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। These सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी। और ये जो सिक्योरिटीज आप परचेज या सेल करते हैं ये रहती हैं डिपॉजिटरी के पास इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज। अब इंडिया में एट प्रेजेंट पे दो डिपॉजिटरी हैं, एक आपकी NSDL और दूसरा CDSL, ठीक है। NSDL स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योर डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दूसरा आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि डिपॉजिटरी जो डिपॉजिटर है और इन्वेस्टर का डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर का कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता और ये इंटरेक्ट करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके बैंक हो सकते हैं, यानी बैंक आपके बिहाफ पे आपका डिपॉजिटरी अकाउंट जो है वो खुलवाती है। अब ये हो गया हमारा ओपनिंग डीमैट अकाउंट। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी हमने डीमैट अकाउंट परचेज कर लिया, यानी हम आप सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी हमें किस कंपनी का कौन सा शेयर परचेज करना है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, सेबी अप्रूवल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो कंपनी होगी हम उस पर अपना शेयर का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। द ऑर्डर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू, यानी कि आप सेल फोन से, ईमेल से, कैसे भी करके ब्रोकर से अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पे खुद ही ये चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द सिक्योरिटीज टू बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस रेंज, और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्राइस रेंज में सिक्योरिटी खरीदी जानी है या बेची जानी है। अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर इंटरनेट पे जाएगा, मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होके वो आपके लिए बेस्ट प्राइस का शेयर लेके आएगा। आपको ऑर्डर प्लेस करना था, ब्रोकर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट करना है जिससे आपका फ़ायदा हो और उसका भी फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर मतलब इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट्स द ब्रोकर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर में इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट करता है ब्रोकर को कि ये सिक्योरिटी पर्टिकुलरली खरीदनी है या बेचनी है, और इसके लिए ब्रोकर एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। और कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स द नेम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है सिक्योरिटी का नाम एंड उसका प्राइस, ठीक है, एंड उसके बाद नेम ऑफ पार्टीज, ब्रोकरेज चार्जेस एटसेट्रा। तो एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर मीन्स व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट प्राइस मेंशन्ड, it will be communicated to the broker terminal and the order will executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. यानी शेयर परचेज करने के बाद ब्रोकर एक ट्रांजैक्शनल या कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा। उस स्लिप के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको स्लाइड में बता दिया। इसके बाद क्या होता है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी शेयर परचेज हो गया आपका, आफ्टर दैट एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो इशू किया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के 24 आवर के अंदर
ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, क्या होता है, दिस नोट कंटेन्स द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड। उस नोट में इंफॉर्मेशन होती है क्या, आप कितना पर्टिकुलर शेयर आपने परचेज किए हैं या सोल्ड किए हैं, एंड प्राइस, डेट, टाइम, डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस, और आपके ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स क्लेम बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। कभी कभी क्या है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स के, तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है यही आपका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के काम आता है। अब हर ट्रांजैक्शन को स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक यूनिक कोड दिया जाता है, जैसे कि सीरियल नंबर्स होते हैं वैसे हर ट्रांजैक्शन को स्टॉक एक्सचेंज एक यूनिक कोड देता है, ठीक है, और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट पे प्रिंट होता है, यानी ये प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ट्रांजैक्शन होने का क्या प्रूफ है, ट्रांजैक्शन होने का ये प्रूफ है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। अगर इन्वेस्टर ने शेयर बेचे हैं, ठीक है, तो उससे उसका कैश डिलीवर होगा, या फिर अगर इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे हैं तो उसको कैश पे करना पड़ेगा। तो या तो शेयर की डिलीवरी होती है या आप शेयर डिलीवर करते हैं, और ये कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट के मिलते ही इमीडिएटली आपको पेमेंट करना पड़ता है। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, ठीक है, या फिर उस दिन से पहले जब ब्रोकर को एक्सचेंज में शेयर डिलीवर करना होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पे इन डे। पे इन डे क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। पे इन डे इज डिफाइंड एज द डे ऑन विच the broker has to make immediate payment against the shares, ठीक है, ये होता है आपका पे इन डे। ये आपका 7th स्टेप है उस साइकिल में। सॉरी, एक्चुअली इनिशियली जो मैंने यहाँ बताया था स्टेप 5 ही हैं, ठीक है। अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर में चल रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर के अंदर ही हमारे ये सारे के सारे स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया, डिलीवरी ऑफ शेयर हो गया, एंड एट लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, वो लास्ट है आपका सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल क्या है, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे, ठीक है। देखिए शेयर जो आपको मिलेगा या शेयर जो जाएगा वो आपका पे इन डे पे हो जाता है, नहीं जिस दिन आपने पेमेंट किया उसी दिन ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, विच इज बिफोर T+2 डे एज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डेज। अब T+2 क्या है, T+2 का मतलब है ट्रांजैक्शन डे एंड 2 मोर डेज, ठीक है। एक बार बताता हूँ, कैश इज पेड यानी जो आपने शेयर लिए हैं उसका कैश पे किया जाता है, और सिक्योरिटी आर डिलीवर्ड इन ऑन पे इन डे, ये पे इन डे को डिलीवर कर दिया जाता है। अब पे इन डे कब होता है, जो या तो T+2 डे एज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डेज ऑन, ये या तो T+2 डेज से पहले होता है, ठीक है, जो सेटलमेंट साइकिल के बेसिस पे होता है ऑन। तो सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो सेटलमेंट साइकिल का मतलब जिस दिन आपने शेयर परचेज किया है, ठीक है, उसके 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि आपने शेयर परचेज किया है मंडे को, तो आपको वेडनेसडे तक इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये होता है आपका सेटलमेंट साइकिल। अब on T+2 day the stock exchange will deliver the share और make payment to the other broker, this is called payout day। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है पेआउट डे, यानी जो T+2 डे है यानी 3rd डे है, आपने मंडे को शेयर परचेज किया, वेडनेसडे, और वेडनेसडे को क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर को डिलीवर करेगा, आपने जो शेयर परचेज किया उस शेयर को डिलीवर करेगा, और या फिर जो आपने शेयर बेचा है उसका पेमेंट करेगा ब्रोकर को, और इसको हम बोलते हैं क्या, पे आउट डे। यानी पे इन डे और पे आउट डे क्या होता है, पे इन डे क्या होता है, जब ब्रोकर जो शेयर का पेमेंट स्टॉक एक्सचेंज को करता है, और जब स्टॉक एक्सचेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं पे आउट, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑन T+2 डे यानी कि 3rd डे, यानी ट्रांजैक्शन डे +2 अदर डे। जो 3rd डे है स्टॉक एक्सचेंज जो या तो शेयर डिलीवर करता है या पेमेंट डिलीवर करता है, उसको हम पे आउट डे बोलते हैं। अब द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स, एंड उसके बाद भी ब्रोकर को इन्वेस्टर को पेमेंट करना पड़ता है कितने, 24 आवर के अंडर में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट ऑलरेडी पे आउट डे पे रिसीव हो चुका है। इसके बाद ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। और ब्रोकर क्या कर सकता है? ब्रोकर जो पेमेंट है वो सीधा सीधा डीमैट अकाउंट के फॉर्म डीमैट अकाउंट में पेमेंट कर सकता है। ठीक है, और इन्वेस्टर को क्या करना है? इन्वेस्टर को देनी पड़ती है अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स। तो ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एक बार बता दूं, सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डीमैट अकाउंट परचेज करते हैं, फिर आप शेयर को ऑर्डर करते हैं, और आपका जो ब्रोकर है वो क्या करता है? आपका ब्रोकर शेयर आपके लिए बेस्ट शेयर लेके आता है प्राइजेस को कंपेयर करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपका शेयर सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट होने के बाद अल्टीमेटली आपको या तो कैश या सिक्योरिटी दोनों में से कुछ मिल जाता है। अब इसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। हम डीमैट पढ़ रहे हैं, हम डीमैटेरियलाइजेशन पढ़ रहे हैं। डीमैटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? डीमैटेरियलाइजेशन क्या है? डीमैटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है वेयर स्टॉक्स, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म। यहाँ पे क्या है? स्टॉक आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, ये आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं रखे जाते। ठीक है, और इन सब के लिए इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए ही एक इन्वेस्टर को ओपन करना पड़ता है डीमैट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग। इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट, फॉर्जरी, डिलेस, मिसप्लेस सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। यानी कि फॉर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ये आपका हेल्पफुल रहता है डीमैट अकाउंट को ओपन करना एंड सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइज करना। डीमैटेरियलाइज का टर्म ही है क्या? आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। डीमैटेरियलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि होल्डिंग शेयर इन डीमैट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। इसको शेयर्स को डीमैट के फॉर्म में रखना बहुत इजी होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं वैसे आपके शेयर्स पड़े रहते हैं। दीज डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन इवन बी प्लेस्ड और मोर्टगेज टू गेट लोन्स। आप इन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में है तो वो ना चोरी हो सकता है ना फॉर्जरी हो सकती है, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है। एंड इट इज़ द ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन इन्वेस्टर्स अकाउंट। और वो नंबर ऑफ शेयर्स आपका सही इनपुट आउटपुट हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान भी आपको नहीं रखना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रोकर। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन सिंगल डीमैट अकाउंट। और डिफरेंट कंपनीज की जो सिक्योरिटी हैं वो आपकी इजीली एक ही अकाउंट में रखी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट है ये आपका फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। देखिए, बिफोर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट द डिपॉजिटरी with depositories the investor has to select a DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी में आप सीधे जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना होगा। अब मैंने आपको बताया क्या, इंडिया में जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो आपकी डिपॉजिटरीज हैं वो दो होती हैं, एक NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दूसरी आपकी CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आप क्या करते हैं, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी में खुलवाता है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका बैंक हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आप पैन, फोटोग्राफ ये सब चीज़ें देते हैं। उसके बाद फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स टू बी गिवन टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। आप क्या करते हैं, जो शेयर का सर्टिफिकेट है उसका फिजिकल फॉर्म आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट फॉर्म लिख के देते हैं जिससे कि आपकी सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। फोर्थ, इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन IPO, अगर शेयर को इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, देन सिंपल डिटेल ऑफ डीमैट अकाउंट एंड DP टू बी गिवन अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर आप शेयर्स IPO के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको केवल और केवल डीमैट अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है, आपका वो शेयर ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इन केस फिजिकल में हुआ तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो केवल डिटेल दे दीजिए, वो आपका ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा। फिफ्थ, इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, अगर शेयर आपका ब्रोकर के थ्रू जा रहा है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड।
ठीक है। अगर आपका ब्रोकर के थ्रू जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए कि अकाउंट से उतने शेयर जो हैं वो डेबिट कर लिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ब्रोकर क्या देता है, जो ब्रोकर है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि इतने शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, उन शेयर को आप स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर कर दो। उसके बाद द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट एंड पेज द पर्सन फॉर द शेयर होल्ड। उसके बाद ब्रोकर को पैसे मिल जाते हैं एंड उसके बाद ब्रोकर जो है वो जो शेयर होल्ड हुआ है उसके अगेंस्ट में उस पर्सन को पैसा पे कर देता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने पढ़े वो ट्रांजैक्शन आपके कंप्लीट करने होते हैं विद इन 2 days, T+2 days, ठीक है। T+2 days का मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 days, डिलीवरी ऑफ शेयर्स, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स, ए सेटलमेंट पीरियड इज T+2 days सिंस अप्रैल 2003। और ये कब डिसाइड हुआ था आपका, दैट इज डिसाइडेड सिंस अप्रैल 2003। इसके बाद आता है डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी जो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आते हैं इसमें डिपॉजिटरी, ठीक है। डिपॉजिटरी कैसे हेल्प करता है, डिपॉजिटरी होल्ड्स आर सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, थ्रू आर रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ये अपने पास रजिस्टर्ड रखता है सारी सिक्योरिटीज़ को। और इंडिया की डिपॉजिटरी में आपको बता चुका हूँ NSDL एंड CDSL, ठीक है। अब डिपॉजिटरी है क्या एक्चुअली, डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी एक तरह का बैंक है, ठीक है, जहां से इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट, इन्वेस्टर कैन विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज, ठीक है। अब डिपॉजिटरी के कुछ फीचर्स होते हैं, डिपॉजिटरी के फीचर्स देख लेते हैं। डिपॉजिटरी के फीचर क्या है, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज या शेयर्स या डिबेंचर्स को होल्ड करता है। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू एजेंट्स। जो डिपॉजिटरी का कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर के साथ डायरेक्ट नहीं होता, इसका कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पढ़ेंगे हम क्या होता है। The depository participants can offer services only after obtaining a certificate from SEBI. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें SEBI से सर्टिफिकेट मिल जाए। Investors have to open depository account with any depository participant called demat account. और इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से खुलवाया जाए। Depository, with the help of depository participants, controls electronic transfer of securities and settlement of transaction. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से सिक्योरिटी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होती हैं उनकी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट एंड सेटल करती हैं। डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटी अगेंस्ट बैक लोन। डिपॉजिटरी क्या कर सकती है, डिपॉजिटरी जो है वो हाइपोथिकेट कर सकती हैं, ठीक है, बैंक लोन के अगेंस्ट में, ठीक है। यानी कि बैंक लोन लिया है तो उस केस में जो आपका सिक्योरिटीज़ हैं वो जब्त की जा सकती हैं। डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी एक रिसीट शेयर करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर उनके पास शेयर उनके पास मेंटेन रहते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये थे डिपॉजिटरी के कुछ फंक्शन, इनमें से आप 5 भी याद रखेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। उसके बाद आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के एजेंट जो होते हैं वो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। इसमें आपके बैंक आ गए, ब्रोकर आ गए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, ये सेबी से अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, और ये सेबी की गाइडलाइंस के अंडर में ही काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ काम करके उनको डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉमर्शियल बैंक हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, ये इंडिया में एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करते हैं। अब इसके बाद जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स हैं वो हमारे यहाँ 2 इंडिसेस हैं, एक सेंसेक्स और दूसरा NEFT। सेंसेक्स क्या है, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE, ठीक है। यानी ये क्या करता है, इसका जो प्राइस है BSE
जो BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इसका प्राइस कैलकुलेट होता है 30 स्टॉक्स अक्रॉस, जो BSE का की सेक्टर है उसके 30 सेक्टर्स के प्राइस लेके इसका प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, जो टॉप 30 हैं उसके अकॉर्डिंग। निफ्टी क्या है? निफ्टी है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जो आपका NSE होता है, NSEL जो होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है क्या? टेकिंग प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक, यानी जो की स्टॉक है जो स्टॉक एक्सचेंज का, ये उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कंपनी जो है BSE NSE अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं। इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है? Demutualization separates the trading right of member or broker in a stock exchange from its ownership and control। मतलब अब हमने पहले पढ़ा था कि ब्रोकर्स यूज टू ओन, कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या था? पहले ब्रोकर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज को चलाते थे। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर ऑफन लेड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर एंड देयर क्लाइंट्स। होता ये था, जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को चलाएंगे तो उस केस में ब्रोकर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, ना कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज का म्यूचुअलाइजेशन कर दिया। म्यूचुअलाइजेशन का मतलब ओनरशिप और कंट्रोल को, ठीक है। ये क्या किया उन्होंने? Demutualization refers to separation of ownership and control of stock exchange from the trading right of मेंबर के ट्रेडिंग राइट से ओनरशिप और स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल अलग कर दिया गया। डीम्यूचुअलाइजेशन से क्या हुआ है? जो पर्सनल गेन्स के लिए ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को यूज करते थे वो बंद हो गया है, यानी सेपरेटिंग द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स एंड ब्रोकर, यानी जो उसके मेंबर है एंड ब्रोकर के राइट एंड ओनरशिप जो है वो खत्म कर दी गई है। तो ये है आपका डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसी के साथ ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसके रिगार्डिंग टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार ज़रूर पढ़ें इसको अच्छे से और उसके बाद क्वेरी पूछें लाइव क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।